आज हम अब एटम के बारे में स्टडी करते हैं। एटम मतलब मोल कॉन्सेप्ट जो होता है टॉपिक, उसके अंदर हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं। एटम क्या होता है? एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर होता है। जब मतलब कोई भी पदार्थ होता है उसका जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट मतलब उसका जो माइनर सा पार्ट होता है वो एटम होता है। एटम के जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटम के अंदर क्या होता है कि एक जैसे अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर एक आउटर रिंग होती है। ये जो आउटर रिंग होती है इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं और जो आउटर रिंग होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं। फिर होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की थी और इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। फिर होता है प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो रदरफोर्ड ने की थी और प्रोटॉन का जो और अगर ऑप्शन के अंदर रदरफोर्ड नहीं दे रखा और गोल्डस्टीन दे रखा था, हम इसको गोल्डस्टीन भी टिक कर सकते हैं, वो भी सही होगा। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻77 kg। फिर होता है न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो एटम का न्यूट्रल पार्ट होता है। इसके अंदर इसकी जो डिस्कवरी की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी और इसका जो मास होता है वो 1.673 इंटू 10⁻77 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में 10 गुना हल्का होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। फिर होता है रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी भी एटम का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कोई भी एटम अगर हमें लिखना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सिंबल लेते हैं। जैसे कि हमने कोई भी सिंबल ले लिया, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। सोडियम को हम के से सोडियम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से हमने कोई भी एक सिंबल ले लिया, एक्स मान लिया। एक्स की जो पावर में होता है उसको तो बोलते हैं एटॉमिक मास। एक्स की जो पावर में लिखा जाएगा एटॉमिक मास और इसके जो पैरों में नीचे की साइड सब्सक्रिप्शन में जो लिखा जाएगा वो होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से एटॉमिक मास निकलता है। और जेड जो होता है एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद आते हैं कि मान लो कि अगर कोई भी एटम है वो न्यूट्रल है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाती है। फिर आते हैं आगे ए माइनस जेड, ए एटॉमिक मास और जेड एटॉमिक नंबर। यदि एटॉमिक मास में से हम अगर एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप भी इनको करके देखना साथ साथ में। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम में हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24। तो 24, तो इसके अंदर जो ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, यानी कि इसके पर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस करके इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 ही होंगे। जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ए माइनस जेड करके निकालते हैं, यानी कि 24 माइनस अगर 12 करेंगे तो 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, आगे वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज में हमेशा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हो गए और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12 माइनस 6 करेंगे तो 6।
नेक्स्ट स्पीसीज लेते हैं, नेक्स्ट जो एटम लेते हैं वो लेते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 15 और इसका एटॉमिक मास होता है 31 और एटॉमिक नंबर होता है 51। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 15 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। और अगर हम इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 31 माइनस 15 हो जाएगा 16। नेक्स्ट आइटम लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है और एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 20 हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 होंगे। और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जो होंगे वो भी 20 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी जो होंगे वो भी 20 होंगे। नेक्स्ट आइटम लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम Al3+, Al3+, यानी कि इसकी जो है वो इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम के ऊपर। तो एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका, और एटॉमिक मास 27 होता है। अब देख लिया कि ये स्पीसीज़ हो गई पॉजिटिव स्पीसीज़ है, यानी चार्ज है इसके ऊपर, न्यूट्रल स्पीसीज़ नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो 13 हो जाएंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर देखेंगे कि 13 थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 12 बच गए, फिर एक देगा 11 बच गए, फिर एक देगा 10 बच गए। इसी हिसाब से इसके अंदर 10, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं तो इसके अंदर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन ही बाकी बच गए और इसके जो प्रोटॉन होंगे वो 13 होंगे और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 14। फिर लेते हैं नेक्स्ट स्पीसीज। नेक्स्ट स्पीसीज में क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव भी 3 चार्ज हैं। 3 चार्ज का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो ले रखे हैं, दूसरी किसी भी एटम से इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो उसका मतलब इसमें क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 के अकॉर्डिंग इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 7। 14 इसका एटॉमिक मास है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो इसका 14 माइनस 7 7 हो जाएंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल स्पीसीज होती है तो उसमें तो होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज वाली जो भी स्पीसीज देखते हैं, जिसमें पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होता है वो, मान लो कि कोई भी स्पीसीज़ है, जैसे इसमें लेके चलते हैं नेगेटिव स्पीसीज़ है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है उसके अंदर जितना चार्ज जो है, जितना चार्ज नेगेटिव है, जितना चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव जितना चार्ज है वो ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7 और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो है 3, तो 7 प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएंगे 10। इसके 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्पीसीज देखते हैं, ये लेते हैं सल्फ़र। सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। सल्फ़र जो है वो न्यूट्रल स्पीसीज़ ना लेके इसकी जो नेगेटिव इसकी चार्ज वाली स्पीसीज़ ले रखी और चार्ज इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो 16 हो गए। फिर इसके अंदर देखते हैं एटॉमिक मास से अगर एटॉमिक नंबर सबस्ट्रेट कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं, तो इसके अंदर 16 ही न्यूट्रॉन होंगे। अब इसके अंदर देखते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है वो ऐड कर देते हैं। जैसे इसके अंदर 16 है, इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है 16, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 16 है और चार्ज है -2, तो इसके अंदर -2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 18। इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
आ गया इतना समझ में। अब आगे चलते हैं टर्म्स। कुछ टर्म्स होते हैं जो एटम से रिलेटेड होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। ये जो टर्म्स होते हैं 5 होते हैं। आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन और आइसोडाइफर। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एटम, दोज एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन 6-12 ले लिया और कार्बन 6-13, इसके कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि दोनों में इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो दोनों का सेम है 6, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है उसके अंदर डिफरेंस है। एक का एटॉमिक मास 12 है, एक का एटॉमिक मास 13 है। इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स देख सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। H1 हाइड्रोजन 1 जिसका एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। एक का एटॉमिक मास 1 होता है, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है का हाइड्रोजन। और इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंस क्यों आया, ये देखते हैं कि इसके एटॉमिक मास में डिफरेंस क्यों आता है। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंस क्यों आ गया। इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 6 है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 6 है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों में 6 ही होंगे नंबर ऑफ, क्योंकि जो स्पीसीज़ है वो न्यूट्रल स्पीसीज़ है और न्यूट्रल स्पीसीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो एटॉमिक मास है उसमें से अगर हम एटॉमिक नंबर सबस्ट्रेट कर देते हैं या घटा देते हैं तो उससे हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो 12 में से 6 कम करेंगे तो 6 बचेगा, या तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो 6 हो जाएंगे। और इसमें जो होंगे 13 में से 6 अगर सबस्ट्रेट करेंगे तो इसमें 7 हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो संख्या वो अलग अलग होने की वजह से इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? दोज एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उसके अंदर क्या था आइसोटोप्स के अंदर तो होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। लेकिन आइसोबार्स जो होते हैं, आइसोबार्स के अंदर जो एटॉमिक मास होता है वो तो सेम होता है लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर का जो एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं आर्गन का। आर्गन जो होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका एटॉमिक मास 40 होता है। इसी प्रकार से पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? आइसोबार्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और इसका एटॉमिक मास 14 होता है। इसी प्रकार से हम लेते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसका एटॉमिक मास 14 है। अब हम दोनों स्पीसीज़ में देखते हैं, दोनों की अगर तुलना करके देखेंगे तो दोनों में एटॉमिक मास तो है सेम और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। तो ये हो जाएंगे आइसोबार। नेक्स्ट चलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एटम्स और वो आयंस जो कि सेम, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो सेम होती है। अब तक हमने आइसोटोप्स और आइसोबार के अंदर क्या देखा था? आइसोटोप्स के अंदर तो एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंस था। आइसोबार के अंदर क्या था? एटॉमिक मास सेम था, एटॉमिक नंबर डिफरेंस था। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या देखते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हम वैसे भी अगर इसका अलग अलग इसको टुकड़ों में तोड़ के भी हम समझ सकते हैं। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। तीनों ही स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है, तीनों ही जो हैं वो चार्ज स्पीसीज हैं। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बेरिलियम के ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज है, बोरॉन के ऊपर भी +3 पॉजिटिव चार्ज है।
अब हम लिथियम को देखते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर हो गया 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3। बेरिलियम का 4 और बोरोन का 5। अब हम क्या देखते हैं, लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है, बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज है और बोरोन के ऊपर +3 चार्ज है। यानी कि लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा, बेरिलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे और बोरोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 2। बेरिलियम अगर 4 थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2। इसी प्रकार से बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए कि ये B3 है, B3+ है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2। तो ये हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि तीनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 2 है, इसलिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट क्या है, सोडियम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम, नियोन और फ्लोरीन का। साथ में फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, नियोन का होता है 10, फ्लोरीन का होता है 9 और ऑक्सीजन का होता है 8। अब हम क्या देखते हैं कि सोडियम है, सोडियम +1 स्पीसीज में है, यानी कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी 10। नेक्स्ट देखते हैं नियोन के पास अपने 10 के 10, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 10 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 10 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होगी। नेक्स्ट लेते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ऑक्सीजन O2- है, O2- ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, तो 8 + 2 10, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इस प्रकार से तीनों क्या होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम 3+। इसके अंदर देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को हिंदी में हम परमाणु क्रमांक बोल देते हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। मैग्नीशियम है वो दे रखा है चार्ज स्पीसीज, ना कि ये न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते, लेकिन ये चार्ज स्पीसीज है, उस वजह से इसमें क्या होगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने डोनेट कर रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसके पास बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के अंदर क्या है, एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, 2 की वजह इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है 13, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेस कर देंगे तो हो जाएगा 10, तो दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कैल्शियम +2। तो इसके अंदर कुछ दे रखा, जैसे पोटेशियम दे दिया, इसके साथ आर्गन दे दिया, कैल्शियम दे दिया या सोडियम दे दिया, तो इसमें पूछ रखा है इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा। तो कैल्शियम +2 जो होता है, Ca+2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18, क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 20 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, 2 डोनेट कर दिए, तो इसके पास बच गए कितने 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 18 और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 18 होता है, तो इसका मतलब इसकी जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज है कैल्शियम के साथ वाली वो आर्गन होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स क्या होते हैं, दोज एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो एटम्स जो कि
जिनके जो न्यूट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं आइसोटोन्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 30। नेक्स्ट स्पीसीज लेते हैं फास्फोरस। नेक्स्ट जो एटम लेते हैं वो फास्फोरस का लेते हैं। फास्फोरस में हम क्या देखते हैं कि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 होता है और एटॉमिक मास होता है 31। नेक्स्ट एटम देखते हैं सल्फर का। सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 32। अब हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करते हैं। यानी कि सिलिकॉन के अंदर देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो 30 माइनस 14 इजिकल टू इसके अंदर हो जाएंगे 16। सिलिकॉन के अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 16। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस के अंदर। फास्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो है 31 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 15। जब 31 में से 15 लेस करते हैं तो बच जाएंगे 16। तो इसके भी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 16। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो है 32 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 16। तो अगर 32 में से 16 लेस करेंगे तो बच जाएंगे 16। तो तीनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इक्वल है 16। तो इसलिए ये हो गए आइसोटोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया 6 और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। इसके अंदर जो एटॉमिक मास है, कार्बन का एटॉमिक मास 13 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। अब कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 और 14 माइनस 7 करेंगे तो 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या हो गई, सेम 7 हो गई। तो दोनों आइसोटोन्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं आइसोडाइफर। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ n-p, मतलब वो एटम्स जिनके अंदर n-p यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो माइनस की जो वैल्यू है, मतलब उनके जो सब्सट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है ना, वो आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। तो जैसे हम थोरियम और यूरेनियम का एग्जांपल लेके देखते हैं। थोरियम लेते हैं। थोरियम के अंदर क्या है, थोरियम का एटॉमिक मास है 234 और इसका एटॉमिक नंबर है इसका एटॉमिक नंबर है 90। तो अगर इसके न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 4 3 9 13 में से 9 गए 4 144। यानी कि इसके अंदर इसकी जो प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 144 और इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो है 90, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है। तो 144 माइनस अगर 90 करते हैं तो 54 बच जाएगा। तो n-p आ गया 54। नेक्स्ट जो एटम है वो लेते हैं इसका यूरेनियम का। देखते हैं यूरेनियम का भी सेम आएगा क्या। यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है वो है 238 माइनस 92 6 4 146 और इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका जो प्रोटॉन की संख्या है यूरेनियम के अंदर वो 92। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, माइनस 92 कर देंगे तो 54 ही आएगा। इस प्रकार से दोनों आइसोडाइफर्स हो गए। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास जो भी, यानी कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स के अंदर एटॉमिक मास जो होता है वो तो सेम होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं,
ऐसे एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो आइसोटोन्स होते हैं। और आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो सब्सट्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है जिन स्पीसीज के अंदर, वो आइसोडाइफर्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मोल। मोल क्या होते हैं? मोल क्या होता है कि ओस्टवाल ने एक लैटिन भाषा से एक मोल जो होता है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है हिबिया पाई, उसे लिया गया मोल। मोल मतलब चुटकी, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ चुटकी भर हो उसको यह मोल बोल देते हैं। अगर साइंस के टर्म में इसको देखा जाए कि मोल क्या है तो ये क्या होती है, इट इज़ द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज, मतलब कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट है उसकी ऐसा यूनिट है वो मोल होती है। एक मोल की जो वैल्यू होती है ना वो द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ऑफ 12 कार्बन सैंपल, यानी कि एक मोल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि कोई भी कार्बन एटम है उसके 12वें हिस्से में, मतलब 12 सैंपल के अंदर जो उसका जो 12 हिस्सा, उसका 12वां सैंपल के अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट हुआ है 12 ऑफ कार्बन 12 सैंपल, हाँ मतलब कार्बन की वह वैल्यू जो कि उसके 12 सैंपल के अंदर प्रेजेंट हुआ है वही एक मोल हुआ है। एक कार्बन 12 एटम का अगर मान निकालें तो उसकी वैल्यू होती है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अब निकालते हैं एक मोल की वैल्यू। एक मोल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, एक मोल किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम इन 12 ग्राम सैंपल, यानी कि 12 ग्राम सैंपल के अंदर कार्बन के 12 आइटम जो प्रेजेंट होते हैं वो एक मोल के इक्वल होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, कोई भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं कि कोई भी, जैसे एप्पल ले लिए कि एक एप्पल है उसका जो भार है, एक एप्पल का भार है या एक बनाना का भार है वो है 10 ग्राम, और टोटल जो वेट है उनका, टोटल वेट जो है, टोटल बनानाज का जो वेट है वो है 1000 ग्राम। तो अब हम निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने बनानाज प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक बनाना का वेट दे रखा है और टोटल दे रखा है। तो हम जो टोटल वेट दे रखा उसके अंदर से एक बनाना का, उसको एक बनाना के वेट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बनानाज आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम एक मोल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन के जो 12 ग्राम जो सैंपल है उसके अंदर उसकी वैल्यू हमारे पास है और 12 कार्बन के एटम है, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक मोल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक मोल की वैल्यू, ये हमारे पास जो एक कार्बन था, एक कार्बन के जो 12 एटम थे उनकी वैल्यू हमें दे रखी थी टोटल 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। एक मोल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम इन 12 ग्राम सैंपल। तो टोटल सैंपल कितना हो गया, 12 है, और एक की कितनी है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो इस प्रकार से एक मोल की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये किसके बराबर, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो कांस्टेंट, और Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक मोल ऑफ एटम, यानी कि एक मोल ऑफ सोडियम एटम को हम ऐसे लिख देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल ऑफ सोडियम एटम को हम ऐसे लिख देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 Na एटम। इसी प्रकार से एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होंगे उनको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं AMU को। एक AMU, इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं AMU को,
एटॉमिक मास यूनिट होती है। एक AMU होता है वो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन 12 एटम के इक्वल होता है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एक AMU का मान निकालने के लिए, मतलब एक AMU है वो इसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.99 इंटू 10 की पावर -23। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने से हमें 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो, क्योंकि ये जो वैल्यू आई थी ये हमें उसकी 1 मोल की आई थी, और 1 मोल मतलब 1 मोल की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 12/1.99 इंटू 10 की पावर -23 आई थी। इसकी रिवर्स जो आई है, इसकी रिवर्सिबल जो वैल्यू आई है, यानी कि अवोगाद्रो नंबर का इरिवर्सिबल जो होता है, एक AMU इक्वल टू होता है 1/NA ग्राम। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे का।